Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. First of all, I would like to tell you all about our NCRT test series for CDS 2 2021, which we are going to start from 20th August, and we have already uploaded first test for free on our Telegram channel, whose link is given in the description box. And all those who are willing to join it, kindly register yourself as soon as possible. So now let's move on to today's topic, which is higher education in India, which is very important for lecture point of view. So guys, let's get started. सी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ नेक्स्ट टू चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। जो इंडिया का हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं उसके यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट लेवल पे भी सिंस इंडिपेंडेंस। जो क्यूएस रैंकिंग होती है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो 2020 की हुई थी उसमें इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टॉप 200 में आई थी। कौन कौन सी थी वो? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट of Science, Bangalore. Okay. Now, what are the issues and challenges in India's higher education system? Okay, so पहला है enrollment का। जो gross enrollment ratio है इंडिया की higher education में वो only 25.2% है, जो कि काफ़ी कम है as compared to the developed and major developing countries. दूसरा जो issue है वो है equity. There is no equity in gross enrollment ratio in different sections of society. अगर हम मेल्स की बात करें that is 26.3% और फीमेल्स की बात करें 25.4%। एससी जो है वो 21.8% है, एसटी जो है 15.9% है। तो देखो कैसे वेरी कर रही है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। सी रीजनल वेरिएशन भी है, कुछ स्टेट में ज़्यादा जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और कुछ जो है वो बहुत कम है। ओके। जो कुछ कॉलेज की डेंसिटी है वो वेरी करती है। अगर हम बिहार का एग्जांपल लें तो वहाँ 7 है और तेलंगाना में 59 है, वो भी एज़ कंपेयर टू ऑल इंडिया एवरेज जो कि 28 है। जो मोस्ट ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस है वो मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सिटी में है, तो जिसकी वजह से रूरल के जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगर क्वालिटी की बात करें जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, दैट इज़ प्लेग विद रॉट लर्निंग, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। Next is infrastructure. See, poor infrastructure is one of the challenge to higher education in India. See, budget deficit होता है, corruption होती है, lobbying होती है by vested interest groups. For example, education mafias और public sector universities in India जिनमें necessary infrastructure है ही नहीं. Even private sector जो है वो भी up to the mark नहीं होते आजकल। फैकल्टी की बात की जाए, फैकल्टी में शॉर्टेजेस है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में। ओके। और जो शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी है उसकी वजह से एडहॉक एक्सपेंशन होता है प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में। जो प्यूपिल टू टीचर रेशियो है ना वो ऑल दो स्टेबल है कंट्री में, दैट इज़ 30:1, बट इसको फिर भी इम्प्रूव करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे यूएसए में 12.5:1 है, चाइना में 19.5:1 है, ब्राज़ील में दैट इज़ 19:1। नेक्स्ट चैलेंज इज आउटडेटेड करिकुलम। आउटडेटेड इररिलेवेंट करिकुलम जो है वो डोमिनेट करता है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को। काफ़ी ज़्यादा गैप है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट में और यूनिवर्सिटी के करिकुलर में। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया। Next is accreditation. As per the data provided by NAAC as of June 2010, 25% of total higher education institution in our country were not accredited. Okay, और जो accredited थे उनमें से भी 30% of the universities, 45% of the colleges जो है वो rank A में नहीं आते हैं। Okay. मतलब सिर्फ वही जो 30% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और 45% ऑफ द कॉलेजेस हैं, सिर्फ उतने ही रैंक ए में आते हैं। रेगुलेटरी इशू भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मैनेजमेंट होता है इंडियन एजुकेशन का वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। जो इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस और स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में बर्डन आ जाता है। ओके। नेक्स्ट इज रिसर्च। सी पुअर फंड एलोकेशन होता है रिसर्च में, लो लेवल ऑफ पीएचडी एनरोलमेंट। वो किस लिए? क्योंकि फंड एलोकेशन अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है पीएचडी करने के बाद में भी, लो क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क है। ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया को। इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो सिर्फ 0.6% टू 0.7% है इंडिया की जीडीपी के। और ये जो है ये एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द यूएसए, चाइना, इसराइल एंड कोरिया। ओके।
सो रीसेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। एक है इक्विप, जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था और जो कि 2019 से 2024 तक मतलब इसकी वजह से जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये 5 ईयर विजन है जिसकी जो मतलब फोकस है वो ये है कि क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना हायर एजुकेशन की ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में, ये भी इसका एक दूसरा जो है वो मेन फोकस है। उसके बाद जो पोजीशन जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन की, एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में आए, ये भी इसका एम है। सेकेंड इनिशिएटिव है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, जिसको शॉर्टली राइज बोला जाता है। और ये जो है ये क्वालिटेटिवली अपग्रेड करेगा रिसर्च और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में to global best standards by 2022. Make India into an education hub by making available high quality research infrastructure in Indian higher educational institution. नेक्स्ट वी हैव इज LOCF, जिसका मतलब है लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। ये इशू किया गया था UGC के द्वारा 2018 में, जिसका एम है कि ग्रेजुएट्स को क्या आना चाहिए और ग्रेजुएट्स का जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो उनका जो है क्या लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। 3 टायर ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेटरी सिस्टम को इनिशिएट किया गया है, जिसमें कैटेगराइजेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्रीडेशन स्कोर। कैटेगरी 1 और 2 जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, इवैल्यूएशन सिस्टम को प्रिस्क्राइब करने के लिए और रिजल्ट्स को अनाउंस करने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का? सी रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म जो है वो लाए जाने चाहिए, जैसे रीस्ट्रक्चर करना चाहिए डिफरेंट हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स को, UGC, AICT, NCTE को, ताकि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो। UGC एक्ट को अमेंड करना चाहिए टू गिव लेजिस्लेटिव बैकिंग टू रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अलाउ करना चाहिए जॉइंट डिग्री प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए विद इंडियन इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स के साथ लिंक करना चाहिए। उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेलेक्ट होने चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है क्रिएटिव वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़। एटलीस्ट 20 यूनिवर्सिटीज़, 10 जो प्राइवेट और 10 जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना चाहिए एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, और उनको हेल्प करनी चाहिए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को अटेन करने के लिए ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। एक ग्रेडेड मैकेनिज्म लाया जाना चाहिए टू इंश्योर एडिशनल फंड्स फ्लो टू टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ओके, लाइक इन एज इन चाइना एंड सिंगापुर। ओके, तो अभी 2019 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो है हायर एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया गया था। ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का। इंक्रीज फोकस ऑन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल लेड एजुकेशन। अगर हम वोकेशनल और प्रोफेशनल लेड एजुकेशन को जो है इंक्रीज़ करेंगे या फिर उस पर ज़्यादा फोकस देंगे, तो जो हमारी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो जो है वो टैकल हो जाएगी। एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्रीडेट करवाने चाहिए कंपल्सरीली और रेगुलरली बाय एजेंसीज एम्पैनल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट हाई क्वालिटी प्रोसेस। So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.